हाँ जी बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस, क्लास नंबर 2, और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आपका एक जो डाउट है स्केलर मैट्रिक्स, तो वो आपके सामने देखिए क्या बताया गया है। जो स्केलर मैट्रिक्स, एक सेकंड, यस बेटा, हाँ। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना क्या बोला गया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा गया, पर उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, जो भी दे रखा हो, बी आई जे बोल सकते हो, n इंटू एन इज इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ बी आई जे जब इक्वल ना हो, और ये जो कंडीशन है वो के इक्वल हो। अब कहने का जो सेंस है, कमाल की बात है क्या है इसके अंदर, तो देखो ये कहना ये चाह रहा है कि मेरे पास ना कोई स्केलर मैट्रिक्स है, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, तो वो किस फॉर्म से आ रही होगी? डायगोनल से। तो अब डायगोनल में क्या सिखाया था हमने कि कुछ इस टाइप का होता है ना। Yes. अदर्स आर जीरो, अदर्स आर Yes. जीरो, ठीक। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नेचर तो डायगोनल का ही होगा। नेचर क्या होगा? डायगोनल का होगा। तो डायगोनल के नेचर दो टाइप के हैं बेटा। पहली कंडीशन है कि डायगोनल किस नेचर में बनता है, तो वो स्क्वायर नेचर में बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नेचर में बनता है। किसमें बनता है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स नेचर में बनता है। किसमें बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स नेचर में। दूसरी, डायगोनल में क्या है? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? डिफर है ना, Yes. डिफर है ना। और इसमें क्या कहा गया है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, बी आई जे, जो भी नाम ले रहा हो, n by n is said to be scalar matrix if bij is जीरो। अब bij जीरो का मतलब क्या बोला गया है? उसने ये बोला है कि bij अगर वो इक्वल ना हो तो जीरो हो, यानी ये वाली प्लेसेस। अब आप इसे क्या बोलते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक बेटा, ये कहते हैं ना। उसने कहा बी आई जे, यानी बी मैट्रिक्स मान रहे हो आप, तो ये बी आई जे जीरो है। कब? जब ये आई और जे इक्वल नहीं है, नहीं. मतलब अदर्स पे, यानी इस पर, इस पर और इस पर, इस पर, इस पर और इस पर बी आई जे क्या है? के वैल्यू होल्ड करता है, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो किस में होगा? इसमें होगा, फॉर सम कांस्टेंट। तो कहने का सेंस ये है कि डायगोनल, अब ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होल्ड करता है, यानी किस किस पैटर्न के आते हैं। पहले तो जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर पहली कंडीशन क्या होती है? किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। मतलब वहां रो और कॉलम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। पहली बात समझ में आ गई? Yes. दूसरी बात वो डायगोनल नेचर होल्ड करेगा। अब डायगोनल नेचर का मतलब क्या है? केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, अदर आर ऑलवेज जीरो। दूसरी कंडीशन, क्लियर? Yes. थर्ड कंडीशन, उसमें जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। अब सेम होंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानती हो ना क्या है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं. एग्जैक्टली। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ना स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। पर एवरी स्केल, देखो, एवरी आइडेंटिटी इज नॉन इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इज इट ओके? यस और नॉट? Yes. बट एवरी स्केलर इज नॉट अ आइडेंटिटी। Yes. तो
कि स्केलर में कांस्टेंट 1 होना जरूरी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एग्जैक्टली अब समझ में आ गई बात, आइडेंटिटी क्लियर हो Yes. गया और स्केलर क्लियर हो गया, ठीक। यस। चलो, और जो जीरो मैट्रिक्स में जिसमें ऑर्डर मतलब रोज और कॉलम इक्वल हो, हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। दोबारा बताइए। जो जीरो मैट्रिक्स में अगर रोज और कॉलम का नंबर इक्वल है, तो क्या हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे? नहीं, जीरो को कहां से करेंगे बेटा, जीरो के तो सारे एलिमेंट ही जीरो है ना। ओके। बिकॉज देखो मैंने क्या बोला कि हम जो प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, हम जो प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की खासियत ही क्या है, उस प्रॉपर्टी खासियत है कि वो पैटर्न में काम कर रही है। किसमें काम कर रही है बेटा, पैटर्न में काम कर रही पैटर्न। है। तो जो ऑपरेशन होने हैं वो भी किस पे होंगे, पैटर्न पे ही हो सकते हैं ना, यस। वो भी पैटर्न पे हो सकते हैं। तो अगर वो पैटर्न पे ही हो रहे हैं तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पैटर्न पर हो रहे हैं तो वो भी पैटर्न में होंगे। तो पैटर्न की कंडीशन क्या है, वो मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अब जीरो में क्या है कि जीरो का मतलब एवरी वैल्यू इज जीरो। मगर हमने क्या कहा कि हम जीरो को तो जीरो लिख नहीं सकते, हमें जीरो को जीरो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए उसके डायगनली नहीं, उसके अदर एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगनल तो ऐसे ही जीरो होना था, वो तो है ही उसके अंदर बात, मतलब इसमें डायगनल भी जीरो होगा ना, तो उसे डायगनल नहीं बोल सकते आप। और हाँ एक और बात कि जीरो मैट्रिक्स की खासियत और भी है कि देखो डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सभी के अंदर खासियत क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होल्ड हो सकते हैं। पर जीरो की खासियत यह है कि वो किसी भी पैटर्न में हो सकता है, वो डायगनल भी हो सकता है और सॉरी वो किसी भी नेचर में हो सकता है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। ये बात क्लियर है बेटा अभी? यस। चलिए अब ना अगर आप कहेंगे तो मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने शो कर देता हूँ। एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप क्या करोगे, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक। फॉर एग्जांपल अब हम बात करें, आते हो आप ध्यान रखना, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बता दी थी आपको। यस। दो नोट लिखवाए थे लास्ट क्लास में। पहला नोट रिकॉल कर लेते हैं। पहला नोट क्या था कि इन द केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, इन केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इन प्राइम नेचर या प्राइम नंबर नेचर, then how many possible order we have? 2. 2, very good. One into that or that into next. मैंने एक और चीज बताई थी अगर आपको याद हो, total number of possible matrix when we have given number of entry or power, order as a power, याद है ना? यस। चलिए अब ऑपरेशन में हमने बात करी थी, शायद एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कहां तक किया था बेटा हमने? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था। ओके, तो हमने वहां भी एक नोट लिखवाया था, इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट इज वेरी कंपल्सरी द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन वी कांट बी ऑपरेट बोथ ऑफ देम। यहां तक कोई समस्या नहीं है? नहीं। चलिए आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे बेटा? प्रोडक्ट सीखेंगे। तो ध्यान रखना ऑपरेशन के अंदर ना सिर्फ 4 ही चीजें हैं, एक है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा डिवीजन। तो डिवीजन को हम यहाँ डिवीजन नहीं बोलते, हम डिवीजन को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनवर्स बोलते हैं। और जो इनवर्स का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी, मतलब मजा आएगा उसे करने में। तो फिलहाल हम आते हैं प्रोडक्ट पे और उसके बाद आज हम कुछ प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट सीखने के बाद हम कई सारी प्रॉपर्टी बनाना सीखेंगे। ओके चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली मैं 2 फॉर्म ले रहा हूं बेटा, मेरे पास 2 मैट्रिक्स ली मैंने। एक तो ये मैट्रिक्स है आपके पास ए
और ये मैट्रिक्स है बी। ठीक, 2 3 4 5 4 4 5 4 1 2 5 9। सिंपल से कॉम्प्लिकेट पे चलेंगे, ठीक है, पहले सिंपल करेंगे फिर कॉम्प्लिकेट चलेंगे। पर प्रोडक्ट की कंडीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं इस पैटर्न को समझा देता हूँ पहले प्रोडक्ट की। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स पी मान लीजिए और ये कोई मैट्रिक्स मैंने क्यू मानी, ठीक। तो मुझे ना ऑर्डर से देखो, इसके ऑर्डर को मैं क्या मानता हूँ, m1 इंटू n1 और इसके ऑर्डर को m2 इंटू n2। दो मैंने मान लिया, इसको क्लियर करते हैं, बाद में करते हैं, पहले समझो कि प्रोडक्ट करना कैसे। हमारे पास दो फॉर्म होगी, p और q आ गया, इसका ऑर्डर है m1 इंटू n1 और इसका ऑर्डर है m2 इंटू n2। तो फॉर द प्रोडक्ट वी मस्ट हैव टू बी व्हाट, आपने ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल आता है, क्या आता है, इक्वल। केस क्या, ध्यान का दो चीजें ध्यान रखनी है। फॉर द प्रोडक्ट वी मस्ट हैव टू बी फॉलो टू थिंग। द फर्स्ट इज व्हाट, कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। पर अगर ऐसा नहीं होता, इन केस ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो प्रोडक्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? Yes. प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। सेकंड, चलिए फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी कि हाँ दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, देन नया ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा, नया ऑर्डर। और जो नया ऑर्डर बनेगा वो बताओ क्या बनेगा, वो बनेगा पहले, तो क्या बनेगा, पहले रो से और दूसरे कॉलम से, पहले रो से और दूसरे कॉलम से। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? Yes. फिर से क्लियर करते हैं भी, प्रोडक्ट करने के लिए इट इज वेरी मैंडेटरी कि भैया कम से कम दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। हर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर होना चाहिए। ये भी क्लियर है। अब ऑर्डर होने के बाद वी ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें पहले मैट्रिक्स, ध्यान रखना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो वो अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट कैन बी डन, अदरवाइज इट कांट बी। और अगर वो डन भी होता है तो नया जो ऑर्डर जनरेट करेगा वो किससे करेगा, पहले रो से और दूसरे कॉलम से। इतनी बात समझ में आ गई? सर ये बात तो आपकी हमें समझ में आ गई, पर ये ना थोड़ा सा और क्लियर होता तो और मजा आ जाता। मतलब समझ में तो आ गया कि हाँ भाई आपने सेंस क्रिएट कर दी, फॉर्मुलेशन क्रिएट कर दी कि कोई भी मैट्रिक्स हम डायरेक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। पर ये हो कैसे रही है, क्या लॉजिक है, इसके बारे में थोड़ा और विजुलाइज करो। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझ जाओगी तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए प्रोडक्ट का वो आराम से कर लोगी आप, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने क्या मैट्रिक्स ली, मुझे ये बताओ पहले, प्रोडक्ट बाद में, पहले ये बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बताओ ये प्रोडक्ट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों बेटा? पहले में
2 क्रॉस 3 होगा, दूसरे 2 में भी इंटू 2 थ्री, क्रॉस 3 होगा। ये भी 2 इंटू 3 है, ठीक। यस, फिर क्या होना था? पहले वाले कॉलम लेंगे तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए नहीं वेरी होगा। गुड, कि दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पी लेते हैं हम, 2 5 1 5 2 1 1 2 5, और एक क्यू ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? वो ऑर्डर तो दोनों सेम थे, ये भी ऑर्डर सेम है, तो उसमें आपने मना कर दिया, इसमें कैसे हो गया? इसमें पहले का कॉलम और दूसरे की रो इक्वल आ रही है। एग्जैक्टली भाई, ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो प्रोडक्ट होगा। देखो, इन द केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इट इज वेरी कंपल्सरी द ऑर्डर ऑफ बोथ शुड बी सेम, बट इन द प्रोडक्ट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो ही प्रोडक्ट होगा। ध्यान क्या रखना है उसके लिए हमें, कि पहले का कॉलम दूसरे के रो अगर सेम होगा तो प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां से एक सीखने को बात मिली हमें कि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, नॉट पॉसिबल, यस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पी क्यू, प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल। पॉसिबल है। तो यहां से एक नोट क्रिएट हुआ, एक नोट क्रिएट हुआ। क्या नोट क्लियर हुआ बेटा? कि इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट both matrices, both matrices should have same order as well as square matrix, then it can be product। पहली बात। दूसरी, in product it is not necessary that only order are same, then it can be product। बात समझ में आई? यस, यानी ध्यान रखना, फिर से वापस आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोला कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो ही प्रोडक्ट होगा। क्लियर? इसमें Yes. हमने क्या बोला कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम है तो ही प्रोडक्ट होगा, ऑर्डर सेम है तो ही प्रोडक्ट होगा। हाँ, ऑर्डर सेम है तो प्रोडक्ट होगा, वो तब होगा जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आई बात समझ में हरुषि? Yes. क्लियर? अब सर समझ में आ गया कि कहाँ प्रोडक्ट होगा और कहाँ नहीं होगा, पर प्रोडक्ट होगा कैसे ये तो करके दिखाओ। इसके लिए हमने क्या लिखा, एक एम मैट्रिक्स मान ली, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे फिर कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक है? उसको कुछ ऐसा लिया हमने। अब मुझे बताओ ये प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा अनुष्का? होगा। होगा। गुड। कैसे? ये 2/2 है, ये 2/3 है, और हमने कहा था ये जो वैल्यू है ये वाली, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो अब नया जो ऑर्डर बनेगा, क्या बताया था नया ऑर्डर कैसे बनेगा?
2 क्रॉस 3। 2 इंटू 3, पहले की रो और दूसरे की कॉलम। अब बेटा ये देखो, इसे हम A11, A12, A13 लिख सकते हैं, A21, A22, A23 लिख सकते हैं। यस और नो? पक्का? कोई कंफ्यूजन? नहीं। मैंने ध्यान रखना, फिर बता दिया, पहले चेक करना है कि प्रोडक्ट होगा नहीं होगा। दूसरा फिर क्या करोगे, अब नया ऑर्डर बनाओगे दोनों का प्रोडक्ट का। अब उस नए ऑर्डर से नई मैट्रिक्स निकालोगे। ठीक है। अब A11 का मतलब क्या होता है? अभी आपको मैंने ऑर्डर बनाते समय एक चीज बताई। आपने कहा सर ये वाली वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू के इक्वल है, जिससे आपने क्या माना था, इसे P, Q और M N मान लिया। तो आपने कहा सर जो Q है वो M के इक्वल है, तो हमने नया ऑर्डर किससे बनाया, P और इंटू N से बनाया, यही ना? यही किया। तो आपने नया जो ऑर्डर बनाया वो बनाया किससे है, पहली की रो से और दूसरे की कॉलम से। तो हमें जब प्रोडक्ट करना होगा ना बेटा, यानी एलिमेंट की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, तो पहले की रो से और दूसरे की कॉलम से जनरेट। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इस पहली वैल्यू कहने का मतलब है फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। इस वन का कहने का मतलब है फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे आ गई। आप क्या करोगे, ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो ये प्रोडक्ट करेंगे कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग नेचर में करेंगे। तो यहां से क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ध्यान रखना, पहले वाली वैल्यू पहले के साथ और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के साथ प्रोडक्ट, और दोनों को हम क्या करेंगे, कंपाइल कर देंगे, यानी इकट्ठा कर देंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बेटा, तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम इसे 4 प्लस 15 यानी 19 लिख सकते हैं। अब वापस चलते हैं। अब जो कहना चाह रहा है A12, इसके कहने का सेंस क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहां से क्या होगा बताओ आप आरुषि? 2 into 1 plus 5 into 2। 5 इंटू 2। वेरी गुड। पहली वाली वैल्यू पहले से और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे से। ठीक। ओके। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई 2 प्लस 10 12। अब मैं A13 की बात करता हूँ, A13। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी पहली रो तीसरा कॉलम। तो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू ये 10 प्लस 35, ये कितना हो गया, 45। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? श्योर? आगे बढ़े फिर। A21, अब बताओ A21 आप वैल्यू बताएंगे क्या है इसके। 3 into 2 plus 5 into 3। 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, तो हो गया 6 प्लस 15, दैट मीन्स 21।
A22 क्या होगा? 13। 3 into 1 plus 5 गुड। into, हाँ जी 3 into 1 और 5 into 2। 2 क्लियर है? अब 3 yes into 5 और 5 into 7। yes 3 into 5 और 5 into 7, yes तो 15 plus 35 कितना हो गया? 50 नाउ राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 19, 12, 45, 21, 13 और 15, यानी MN जो हो गया वो क्या आ गया? ये आ गया। तो प्रोडक्ट करना समझ में आया नहीं आया इनका? आ गया आ गया? श्योर हो आप? yes एक क्वेश्चन ट्राई करोगी और yes ट्राई करके मुझे जल्दी से करके व्हाट्सएप करिए, ठीक है? ये है आपका P, ये आपका है Q। अच्छा एक मिनट, इसे करने से पहले ना बेटा मैं एक चीज आपको ध्यान दिला देता हूँ, यानी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, पहले वो समझ लो। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने जो फॉर्मूला बनाया ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है, हम क्यों माने आपने जो बताया वो फॉर्मूला इसी तरीके से होगा? लॉजिक है ना? हाँ जी तो इसे समझे, पहले समझे इसको। yes आप जब प्रोडक्ट कर रही थी तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम से प्रोडक्ट करी थी, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा तो एक ही चीज दोनों से तो आ नहीं सकती, पहले से एक होगी और एक चीज दूसरे से होगी, ये होगी। yes तो आपने नोटिस ये करना है कि पहले में कितने एलिमेंट थे, रो में कितने, 1 2, यही है ना? तो यहाँ अगर yes प्रोडक्ट के लिए भी कितने चाहिए? 2 ही चाहिए ना? मैं हाँ जी अगर मान लो मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर 3 है और बाय द वे यहाँ 2 होते हैं, तो क्या प्रोडक्ट हो पाएगा? 2 तो हो जाएंगे नहीं पर एक तो नहीं हो सकता। तो yes हमने क्या सिखाया कि मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी क्या पार्शियलिटी नहीं करता, वो सबके साथ सेम ही ऑपरेशन करेगा और सेम तरीके से ही करेगा। बताया था ना, एक मैट्रिक्स एक पैटर्न है, जो भी कुछ होगा वो सब क्लियर। टीचर पढ़ाने आएंगे तो एक को स्पेशल थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो तो सबको सेम पढ़ाएंगे ना। yes तो दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो प्रोडक्ट हो रहे थे, अगर तीसरा डाल देते तो नहीं होता, सॉरी ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे थे तीसरा नहीं हो रहा था, इसलिए ये फिजिबल नहीं है। अब आप इसको क्या बोलते हो? कॉलम बोलते हो ना, ऐसे चेक करते हो yes एलिमेंट, तो कैसे बोलते हो? कॉलम बोलते हो। और इस वाले को क्या बोलते हो? ऐसे चेक करते हो रो तो रो बोलते हो। इसलिए मैंने क्या लिखा कि इसकी कॉलम और उसकी रो इक्वल होगी तो ही प्रोडक्ट होगा, ये इसके पीछे रीजन। ठीक, ओके हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ उसके जी बाद प्रोडक्ट का ऑर्डर तो आपको मालूम है कि पहले से रो आता है, दूसरे से कॉलम आता है। ठीक, हाँ जी चलिए अब ये क्वेश्चन करिए आपका, पी और क्यू। ओके ये तो बेटा क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे, ठीक है। फिर एक छोटे ओके से क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, आई होप इसका तो आंसर आपने निकाल लिया, गुड। नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसे हम क्या मान लेते हैं, एल और एम मानते हैं, ठीक है। एल इज दिस और एम इज दिस, सॉरी एम इज दिस। मुझे दो चीज चाहिए, मुझे एल एम चाहिए और एम एल चाहिए, मुझे दोनों चीज चाहिए, फटाफट निकाल के दिखाइए। एल एम, 3 ऑर्डर आएगा अच्छा इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3 है। हाँ जी
हाँ बताइए क्या क्या है। 4, 6, 10, 10, 15, 25, 10 18, ठीक, 18 27, 45। और ml की वैल्यू ml करते हैं। बेटा आपकी बात मुझे क्लियर नहीं हुई, ml कुछ बता रही है आप, किया नहीं या हुआ नहीं? ml नहीं आ रहा समझ में। नहीं आया एज एक्सपेक्टेड, मुझे इसका डाउट था। मैंने आपसे बोला था कि एक बात ध्यान रखना कि हमें ना मैट्रिक्स देखकर प्रोडक्ट नहीं करना, हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखकर प्रोडक्ट करना है। आपको आपने जो क्वेश्चन किए पहले उसी के कॉन्सेप्ट पे तो कर लिया। इस क्वेश्चन की खासियत पता क्या थी? इसने क्या बोला, पहले एम है तो एम का ऑर्डर क्या है बताओ? 1 रो 3 कॉलम। 1, 3, दूसरे का 3 रो 1 कॉलम। ये दोनों इक्वल है तो ऑर्डर क्या बनेगा? 1 into 1। सीधा एक ही आंसर था सिर्फ इसका, 2 into 2 4 प्लस 15 प्लस 45, 45। इतना ही था बेटा जी, 64 है ना। हाँ जी। तो ध्यान क्या रखना है, इस बात से एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो चाहे प्रोडक्ट के लिए कुछ भी दिया हो, कोई भी ऑर्डर दिया हो मैट्रिक्स का या कोई कैसी भी कॉम्प्लिकेट कंडीशन दी है, हमें ऑर्डर को फॉलो करना है ना कि मैट्रिक्स को। ठीक है, आपने पहला वाला क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे नहीं लग रहा था कि डाउट था उसमें कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, पर पहले को तो क्रैक कर दिया मगर दूसरे में अटक गई, तो थोड़ा सा मतलब वो है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है? बढ़े आगे। Yes. ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया, पहले क्या किया, क्या क्या स्किलर पढ़ा हमने। स्किलर के बाद हमने क्या बात करी? हमने बात करी एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट की कंडीशन के बारे में बात करी कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे और क्या कंडीशन है, ये डिस्कस किया। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो, एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती एनसीईआरटी। मैंने कहा क्या कहा कि आपको एनसीईआरटी नहीं, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो करना है। वो कैसे फॉलो होगा? पहले एनसीईआरटी फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक। और वो कब फॉलो होगा? जब आप कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर काम नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट पे काम करके क्वेश्चन पे मास्टरी करनी है, ना कि क्वेश्चनों पे मास्टरी करके फिर कंसेप्ट को समझना है। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट पे काम करना है और क्वेश्चन पे मास्टरी हासिल करनी है, ठीक। तो पहली एक्सरसाइज में से कोई डाउट नहीं था। सेकेंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ पार्ट्स हैं जो कि सिंपल हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि आपको सीधे बता दूंगा तो भी आप कर लेंगे। जहां से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी वहां से फिर मैं आपको सॉल्व करना समझाना शुरू करूंगा। ओके, चलिए बढ़े आगे। Yes. एक और बात कि सारे एग्जाम्पल आपने ट्राई करने हैं क्लास से पहले। ओके, चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। Okay.